आज हम बात करने वाले प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। सबसे पहले देखिए प्रतिरोधों का संयोजन करते क्यों है। जैसे कि एक हमारे पास प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। हमें एक प्रतिरोध दिया है आपका 2 ओम का और एक प्रतिरोध दिया है आपका 3 ओम का दिया है, लेकिन हमें अपने परिपथ में एक ऐसा प्रतिरोध चाहिए जिसकी जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 5 ओम का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 5 ओम का। हमें प्रतिरोध कितने का है, हमारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है और 3 ओम का प्रतिरोध है, लेकिन हमें एक ऐसा प्रतिरोध चाहिए अपने परिपथ में जिसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 5 ओम होना चाहिए। अब ये 5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के हमारे पास 2 तरीके। पहले तो आप मार्केट जाइए, वहां से 5 ओम का प्रतिरोध खरीद के ला लीजिए, आपको मिल भी जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या कर ले, इन दोनों परिपथ को कुछ विशेष रूप से, मतलब इन दोनों प्रतिरोध को कुछ विशेष रूप से जोड़ दे, जिससे कि हमें 5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ताकि हम जो हमें दिया हुआ है उससे हम इच्छित प्रतिरोध प्राप्त कर सके। जो हमें प्रतिरोध दिए हुए हैं उससे इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन हम 2 प्रकार से करते हैं, एक करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और एक करते हैं समांतर क्रम संयोजन। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले देखिए होता क्या है इसमें। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार तरीके से जोड़ते हैं। ये आपका पहला प्रतिरोध हो गया, ये आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया। इसी प्रकार आपके 4, 5, 6, 7 जितने भी जोड़ना है जोड़ सकते हो। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, ये हो गया प्रतिरोध का पहला सिरा और ये हो गया दूसरा सिरा, ये हो गया इसका पहला सिरा, ये हो गया दूसरा सिरा। तो इसमें ध्यान से देखना, जो आपका पहला प्रतिरोध है इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से निरंतर चलता रहता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां ऐसा नहीं दिया रहेगा एक के बाद एक, वो तो ऊपर नीचे भी दिया रहेगा, लेकिन वो आपको लगेगा समांतर क्रम में, लेकिन वो रहेगा श्रेणी क्रम में है। आपको याद कैसे रखना है कि जो दूसरा सिरा, मेन इसकी प्रॉपर्टी ना यही है कि इसका जो दूसरा सिरा रहता है वो पहले सिरे से जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा जो रहता है पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस बात को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी करेंगे। हम मान लेते हैं ये जो आपका संधारित्र, ये जो आपका पहला प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य स्थित। ये वाला जो प्रतिरोध है बिंदु बी और बिंदु सी के मध्य स्थित है, और ये वाला जो प्रतिरोध है वो बिंदु सी और बिंदु डी के मध्य स्थित है। हाँ, अब क्या करते हैं, इन्हें हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक बैटरी से जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं इस प्रकार से। ये हो गया हमारा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का जो हम डेरिवेशन करने वाले उसके लिए आपका चित्र। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इस कुंजी को स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर V उत्पन्न होगा, जिससे आपकी कौन सी धारा उत्पन्न होगी, I धारा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए जो मैं ये I धारा प्रवाहित कर रहा हूं, क्या ये I धारा तीनों में से समान रूप से बहेगी या अलग अलग बहेगी? मतलब कि इसमें से भी 5 एम्पेयर बह रही है तो इसमें से भी क्या 5 एम्पेयर बहेगी, इसमें से भी 5 एम्पेयर, क्या इसमें से 5 एम्पेयर, हमें वो देखना है। और साथ ही साथ ये देखना है कि जो इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर V है, क्या वो यहाँ के विभवांतर के बराबर होगा, ये यहाँ के विभवांतर के बराबर होगा। हमेशा याद रखना, जब हम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे थे, हाँ, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि यदि आपके बिंदु बदलते हैं, यदि आपके बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर भी बदलता है। यदि आपके बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर भी बदलेगा। मतलब देखो ये बिंदु और ये बिंदु बी के मध्य स्थित है, ये वाला प्रतिरोध बिंदु बी और बिंदु सी के मध्य स्थित है, ये वाला प्रतिरोध बिंदु सी और बिंदु डी के मध्य स्थित है। मतलब यहाँ पर बिंदु अलग अलग है तो आपके विभवांतर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर मैं विभवांतर मान लेता हूँ V1 है, यहाँ पर विभवांतर V2 है और यहाँ पर विभवांतर कितना है आपका V3 है। ओके, तो अलग अलग सिरों के मध्य स्थित होने का इनके मध्य विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। साथ ही साथ हमेशा याद रखना, यदि रास्ता बदलता है तो आवेश बदलता है, और यदि रास्ता नहीं बदलता है तो आवेश नहीं बदलता है। हाँ, और जब भी आवेश चलता है तो धारा चलना स्टार्ट करती है। मतलब आवेश
कोई जब चलता है तो धारा बनती है, और यदि आवेश का रास्ता नहीं बदलता तो आवेश भी नहीं बदलता। तो यदि धारा का भी रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा भी नहीं बदलेगी। तो यदि यहां से आई धारा बह रही है तो यहां से भी आई धारा ही बहेगी, यहां से भी आई धारा ही बहेगी, और वापिस यहां से भी आई धारा ही बहेगी। मतलब कि यदि रास्ता नहीं बदल रहा है ना, जैसे कि आपका इस प्रकार का एक पाइप है, ये आपका एक पाइप हो गया और ये आपका एक पाइप होगा। यदि यहाँ से आपने 10 लीटर छोड़े हो तो यहाँ से भी 10 लीटर ही जाएगा, यहाँ से भी 10 लीटर ही जाएगा। यदि मार्ग नहीं बदलता है तो जितना पानी आपने डाले हो उतना ही जाता है। वैसे धारा के भी केस में, लेकिन यदि इस प्रकार से हो आपका ये हो, यदि यहां से आपने 10 लीटर छोड़ा है तो यहां से चले जाएगा 2 लीटर, यहां से चले जाएगा 60 लीटर, यहां से चले जाएगा 1 लीटर, इस प्रकार से चले जाएगा। यदि रास्ता बदलता है तो प्रवाह का मार्ग बदलता है, मतलब रास्ता बदलता है तो आपका धारा का मान बदलता है, इस बात को याद रखना। और यदि रास्ता नहीं बदलता तो आपकी धारा का मार्ग भी नहीं बदलता। इसे आप कैसे समझ सकते हो? पानी से समझ सकते हो, पानी के प्रवाह से धारा के प्रवाह को समझ सकते हो। तो यहाँ जो इसमें से जो धारा आई बहेगी वही धारा इसमें से भी बहेगी, और वही धारा आपकी इसमें से भी प्रवाहित होगी। अब हम क्या बनाएंगे? इसका एक तुल्य परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तुल्य परिपथ। अब तुल्य परिपथ का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई एक दीवार है, उस दीवार को 8 मजदूर 8 घंटे में बनाते हैं, और वही दीवार को एक मजदूर 8 घंटे में बनाता है। तो बताओ वो जो 8 मजदूर है उसे हम किसके तुल्य मान सकते हैं? एक मजदूर के तुल्य मान सकते हैं, क्योंकि उन 8 मजदूरों का काम एक मजदूर उसी समय में कर पा रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या बनाएंगे? हम तुल्य परिपथ बनाएंगे। तो देखो, जैसे कि वहां पर 8 मजदूर का काम एक मजदूर कर रहा था, वैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध का काम क्या करेगा? आपका एक ही प्रतिरोध करेगा। ये जो आपका एक प्रतिरोध है उन 3 प्रतिरोधों का काम करेगा, मतलब ये क्या हो गया? आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। जैसे कि ये तीनों प्रतिरोध किन दो बिंदुओं के मध्य स्थित है? बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य तीनों स्थित है ना? तीनों स्थित है, तो ये भी किसके मध्य स्थित होगा? बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य स्थित होगा। इन तीनों को हमने किससे जोड़ा? बैटरी से जोड़ा, तो इसे भी किससे जोड़ना पड़ेगा? हमें बैटरी से जोड़ना पड़ रहा है। ये तीनों कितने विभवांतर को वो कर रहे हैं? विभवांतर को क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं। तो ये भी जो है ये क्या करेगा? विभवांतर अपने ऊपर लेगा। यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? कुंजी भी इस प्रकार से जोड़ देंगे। इन तीनों में से कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है, तो इसमें से भी कितनी धारा बहेगी? आई ही धारा बहेगी। और इसके द्वारा जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? विभवांतर V ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला प्रतिरोध किन बिंदुओं के मध्य स्थित है? बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य स्थित है, और ये वाला जो बैटरी है वो भी किन बिंदुओं के मध्य स्थित है? बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य स्थित है। यदि बिंदु नहीं बदलते तो यहाँ का विभवांतर यहाँ के बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। ये बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य स्थित था, लेकिन जबकि ये वाला जो था बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य स्थित था। हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, इस वी को इस वी के बराबर कर सकते थे। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये बिंदु और बिंदु बी के मध्य स्थित है, और ये वाला जो है वो बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य स्थित है, इसलिए नहीं किए। तो समझ में आया? इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम संयोजन की बिंदु अलग उनका V1 V2 V3 रास्ता एक समान होने के कारण धारा आई बह रही है, और ये हो गया इसका तुल्य परिपथ। अब देखो यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि ये जो आपका V है वो किसके बराबर है? आपकी V1 प्लस V2 प्लस V3 है कि नहीं? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर क्या है? आपका V है। लेकिन जो आपकी धारा I है वो तो सबके समान है ना। तो यहाँ हम किसका उपयोग कर सकते हैं? ओम के नियम का। किसका उपयोग करेंगे? हम ओम के नियम का उपयोग करेंगे। और आपका ओम का जो नियम है वो क्या कहता है? V इक्वल टू I इंटू R कहता है। V इक्वल टू I इंटू R, ये आपका ओम का नियम है। अब हम इस ओम के नियम को लगाएंगे फर्स्ट प्रतिरोध के लिए, मतलब कि इस प्रतिरोध के लिए लगाएंगे। इसका जो प्रतिरोध है वो कितना मान लेता हूँ? R1, इसका प्रतिरोध में मान लेता हूँ R2, और इसका प्रतिरोध में मान लेता हूँ R3। तो सबसे पहले हम इस प्रथम प्रतिरोध के लिए लगाएंगे इसका मान। तो देखो, पहले प्रतिरोध के लिए जो आपका V है वो क्या है? आपका V1 है, इज इक्वल टू जो आपकी धारा I है वो क्या है? आपकी I ही है। उसके बाद जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है? आपका R1 है। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसके स्थान पे इसके मान को रखा हो। फिर हम करेंगे आपके सेकंड प्रतिरोध की बात। किसकी करेंगे? सेकंड प्रतिरोध की बात। तो देखो, विभवांतर कितना है इसका? V2 है। धारा कितनी बह रही है इसमें से? I ही बह रही है। इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? आपका R2 है। अब यदि मैं किसकी बात करूं? थर्ड की बात करूं तो ये हो गया थर्ड। विभवांतर क्या है इसका? V3 है। इज इक्वल टू धारा कितनी है? I ही है, I बह रही है, और जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है? आपका R3। और मैंने ऐसा किसकी सहायता से किया? ओम के नियम की सहायता से किया। हाँ, अब देखो, यदि मैं इस तुल्य परिपथ का विभवांतर निकालू
ये क्या आपका बेसिकली विभवांतर है, ये प्रथम प्रतिरोध के लिए विभवांतर है, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए। अब यदि मैं तुल्य परिपथ के लिए विभवांतर निकालूंगा तो ये जो आपका विभवांतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू आर। किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू आर। और ये जो R है ना वो R नहीं, R तुल्य कहलाएगा। ये जो इसका प्रतिरोध कहलाएगा वो R तुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, R तुल्य कहलाएगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू आर तुल्य हो जाएगा। तो देखो अब हम ये वाला जो आपका समीकरण है, इस समीकरण में V का भी मान रखेंगे, V1 का भी मान रखेंगे, V2 का भी और V3 का भी। हाँ, तो देखो V का मान कितना दिया है, I इंटू आर तुल्य दे रखा है, इज इक्वल टू V1 का मान कितना दे रखा है, I इंटू R1 दे रखा है, प्लस V2 का मान I इंटू R2 प्लस V3 का मान I इंटू R3 दे रखा है। V1 का मान कितना है, I इंटू R1, V2 का मान कितना है, I इंटू R2 और V3 का मान कितना है, I इंटू R3 और V का मान कितना है, I इंटू R तुल्य है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इन सब में से किसे कॉमन ले लेता हूँ, I को कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो यदि मैं I को कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पर भी I था, यहाँ पर भी I था, यहाँ पर भी I था। अब देखो ये वाले I से ये वाला I क्या हो जाएगा, कैंसर। तो फाइनली जो आपका R तुल्य अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल जाएगा इस प्रकार से। अब यदि ये तो हम 3 प्रतिरोध की बात करते हैं, यदि N प्रतिरोध हो तो क्या करेंगे हम, Rn। क्या कर देंगे, Rn। तो बेसिकली ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, R तुल्य का R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश Rn। अब देखो ये होता है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखना श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ महत्वपूर्ण बातें उसे याद रखना। सबसे पहले यहाँ जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो कैसा है, आपका नियत है। यहाँ से भी धारा आई बह रही, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई और यहाँ से भी आई बह रही, अर्थात नियत है, कांस्टेंट है। सेकंड बात क्या है आपका, यदि ओम के नियम की बात करें तो वो क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब यदि I क्या है, नियतांक है, तो ऐसे लिख सकते हैं V अनुक्रमानुपाती R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ रही कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो आपका विभवांतर होगा वो R के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। हाँ, अनुक्रमानुपाती समानुपाती बात वही है। और तीसरी सबसे बात याद रखना कि जब हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास R1 का मान है 1 ओम, R2 का मान है 2 ओम और R3 का मान है आपका 3 ओम। इस प्रकार से अब यदि मुझे क्या निकालना हो, R तुल्य निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, R तुल्य इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करूंगा। तो देखो R1 का मान कितना है 1, R2 का मान 2 और R3 का मान कितना है 3। इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। मतलब कि जब हम श्रेणी क्रम में संयोजन इन तीनों करेंगे तो आंसर आएगा 6 ओम आएगा। अब देखना जो 6 ओम है ना वो इस 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। मतलब जब हम प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो श्रेणी क्रम में जितने भी जुड़े हुए प्रतिरोध है उनसे भी अधिक आएगा आपके तुल्य प्रतिरोध का मान। देखो इन तीनों प्रतिरोध में सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा है, 3 ओम का है, उस 3 ओम से भी अधिक आया आपके तुल्य प्रतिरोध का मान। तो ये हो गए आपकी 3 बातें। आपका I नियत रहता है अर्थात विभवांतर आके अनुक्रमानुपाती रहता है, और जो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो समांतर मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के सबसे अधिक मान से भी सबसे अधिक होता है।